नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त घमासान छिड़ा है। 3 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और चौथे चरण के प्रचार का शोर भी थम गया है। बीजेपी जहां अब की बार एनडीए 400 पार के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दम भर रहा है। चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें कई दिग्गजों की साख दांव पर होगी। चौथे चरण के प्रचार में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चौथे चरण की तैयारी है और कौन किस पर भारी है। बीजेपी चौथे चरण में क्लीन स्वीप का दावा कर रही है, तो विपक्षी गठबंधन इंडिया का कहना है कि बीजेपी के दावों को धराशायी करते हुए इंडिया ब्लॉक जीत की ओर अग्रसर हो रहा है। ऐसे में आज हम बड़ी बहस में समझने का प्रयास करेंगे, मिशन 2024 का शोर है, चौथे चरण में किसका जोर है। चौथे चरण के प्रचार का शोर आज थम चुका है। अब बारी मतदाताओं की है। हालांकि दावे सभी राजनीतिक दलों की तरफ से किए जा रहे हैं। 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग होनी है, जिसको लेकर आज चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। आपको बता दें कि 13 मई को 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 1717 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होनी है। चौथे चरण का मतदान है, जो काफी दिलचस्प माना जा रहा है। 5 केंद्रीय मंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री की किस्मत का फैसला भी जनता जनार्दन करने जा रही है। उत्तर प्रदेश की 13, तेलंगाना की 17 सीटों पर मतदाता अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करेंगे, जबकि पश्चिम बंगाल की 8 सीटें, बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी हैं। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों और महाराष्ट्र की 11 सीटों पर भी मतदान होगा। मध्य प्रदेश की 8, झारखंड की 4 और ओडिशा की 4 सीटों पर भी वोटिंग प्रक्रिया संपन्न होनी है। जम्मू कश्मीर की 1 सीट श्रीनगर पर भी मतदान होना है चौथे चरण के तहत। उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट पर अखिलेश यादव और बीजेपी के सुब्रत पाठक के बीच में कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। कांटे की टक्कर कन्नौज सीट पर देखने को मिलेगी, जिसको लेकर प्रचार में सभी दलों की तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई है। 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया 13 मई को होनी है, जिसको लेकर प्रचार का शोर आज थम चुका है। 1717 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी, यानी कि मतदाता उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। और इस बार चौथे चरण में 5 केंद्रीय मंत्रियों की साख दांव पर है, तो एक पूर्व मुख्यमंत्री की किस्मत का फैसला भी जनता करने जा रही है। उत्तर प्रदेश की 13, तेलंगाना की 17 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग होगी। कुल 96 सीटों पर मतदाता चौथे चरण के तहत अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करेंगे। आंध्र प्रदेश की 25 और महाराष्ट्र की 11 सीटों पर मतदान होगा। मध्य प्रदेश की 8 सीटें, झारखंड की 4 सीटें और ओडिशा की भी 4 लोकसभा सीटों पर वोट पड़ेंगे। जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर चुनाव होना है, श्रीनगर सीट, जहां पर मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट चौथे चरण में सबसे हॉट सीट माने जा रही है, क्योंकि इस बार अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं। राहुल गांधी भी अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो चौथे चरण का मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है। हालांकि सभी राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, यानी कि एक तरफ एनडीए गठबंधन है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, जिसकी ओर से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी चुनाव हारने जा रही है। और बीजेपी दावा कर रही है अब की बार 400 पार। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने दर्शकों से कराते हैं। मेरे साथ योगेंद्र सिंह जी हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हैं। भारत गौर साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। और राजनीतिक विश्लेषक शिवेश प्रताप जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत में योगेंद्र सिंह जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। चौथे चरण के प्रचार का शोर तो थम गया, इंडिया ब्लॉक की क्या तैयारी है चौथे चरण को लेकर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चुनाव प्रचार थम गया है और 18वीं लोकसभा के 543 जो संसदीय क्षेत्र हैं उसके जो 7 चरण में चुनाव हो रहे हैं, 3 चरण पूरे हो गए और आधी सीटों पर मतदाताओं ने अपना वोट मतपेटी में लॉक कर दिया है। अब बात करते हैं चौथे चरण की। तो जो 10 साल से केंद्र की सरकार है, भाजपा की सरकार है, जिन मुद्दों पे वो सरकार आई थी उन मुद्दों पर वो आज दिन तक पूरा नहीं कर पाई। और चुनाव में इस बार आप देखेंगे 2019 की अपेक्षा 2024 में मतदाता की बेरुखी रही है, क्योंकि वो झूठे वादों से परेशान हो गई। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जवान हो या किसान हो, युवा बेरोजगार होता जा रहा 10 सालों में। युवाओं का जो वोट प्रतिशत है वो घटा है। और जो 10 सालों से तकलीफ देखती आ रही जनता
वो जनता आने वाले चरणों में जहां जहां चुनाव होंगे, जैसे चौथे फेज में हो रहे हैं, तो ये भाजपा के पक्ष में न जाकर विकास की ओर जो विपक्ष जो बात कर रही है, इंडिया गठबंधन, उनकी बातों को देखते हुए अपना मतदान करेगी। और निश्चित तौर पर आने वाले 4 जून को जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले आएंगे, और 10 साल से जो सत्ता से भाजपा है उसके खिलाफ आएंगे और इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएंगे। अमित शाह तो दावा कर रहे हैं कि चौथा चरण बीजेपी जिसमें क्लीन स्वीप करने जा रही है। आप अपने दावे कर रहे हैं कि अब माहौल बदल रहा है, बीजेपी के प्रति नाराजगी है और बीजेपी दावे जो भी करे उस पर जनता यकीन नहीं करेगी। जबकि अमित शाह तो ये साफ कह रहे हैं कि ये चौथा चरण है, ये बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी और काफी महत्वपूर्ण ये चरण होगा। देखिए, 10 साल हो गए भाजपा के नेता और भाजपा के गृह मंत्री जी हो या प्रधानमंत्री जी हो, इनके वादों पर जनता कैसे भरोसा करेगी? 2014 में आए थे अच्छे दिन लाने के लिए, क्या 10 सालों में अच्छे दिन आए? क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? क्या पेट्रोल डीजल रसोई गैस के भाव कम हुए? तो जिन मुद्दों पर और जिन बातों पर सरकार आई थी, 10 सालों में जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। इसलिए इनके जो दावे जो चुनाव में किए जाते हैं उस पर इस बार जनता भरोसा नहीं करती। भारत गौर साहब क्या कहेंगे? चौथे चरण की चुनौती आसान नहीं है इस बार। देखिए, हर चरण में भारतीय जनता पार्टी को हम बहुमत के साथ जीत रहे हैं। साउदर्न रीजन में भी 130 सीट हैं और जो कुल मिला के मैंने अपना निकाला है सारा स्टेट वाइज जो डाटा निकाला है, अभी तो आप चौथे चरण की बात कर रहे हो, पर मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं कि जब 2014 का हमने चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, तो लोग कहते थे पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आएगी। लेकिन इस देश की जनता ने गुजरात मॉडल को पसंद करके नरेंद्र भाई मोदी जी के मॉडल को स्वीकार किया। गुजरात में मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज तक भी वहां दंगा नहीं हुआ है, और गुजरात ने कितना बड़ा मैंडेट इस बार पिछले चुनाव में 159 सीट देकर दिया। 2019 में भी सब लोग कहते थे और बहुत सारे एग्जिट पोल भी आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आएगी, बस एक टर्म आया, द्वारा नहीं आएगी। देश की, भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता ने द्वारा विश्वास व्यक्त किया और हमारी सीटें आई 303। अब फिर वही नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव सेट करने का काम किया जा रहा है। पहले तो अभी इंडिया अलायंस का यही नहीं पता कि इनके में से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है, उम्मीदवार कौन है। परंतु जिस प्रकार से सैम पित्रोदा ने और अन्य इनके नेताओं ने और राहुल जी जिस प्रकार से एक्टिव हुए हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस के इतने फोर्सफुल अटैक के बाद आज लड़ाई नरेंद्र भाई मोदी और राहुल जी के बीच में है। और देश की जनता इस बार भी 2024 में आप देखिएगा, मार्क माय वर्ड्स, 350 से 375 380 के बीच में भारतीय जनता पार्टी सरकार आपने 2014 के चुनाव का हवाला दिया, उनके नतीजों का, 2019 के नतीजों का आपने हवाला दिया, लेकिन पुराने इलेक्शन इस बार का आधार होगा जीत का, ये तो नहीं कह सकते ना भारत गौर साहब। देखिए, जो कहीं कहीं वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, उसके 3 कारण है। एक कारण तो यह है कि देश की जनता ने विश्वास कर लिया कि नरेंद्र भाई मोदी आ ही रहे हैं, जीत ही रहे हैं, कोई टक्कर में नहीं है, 4-4 5-5 लाख वोटों का मार्जिन हर सीट पे रहेगा। तो कुछ लोगों ने, जो हमारा भी वोट है, मैं समझता हूं 1-आधा% कहीं कम हुआ। दूसरा, 12 वर्षों में जो इलेक्टोरल पूरा ये जो हमारा वोटिंग सिस्टम है, इसकी छटनी हुई है, इसमें करेक्शन हुआ है, तो कुछ वोट वहां घटे हैं। और तीसरा, जो हर 3 मुस्लिम महिलाओं के बीच में बुर्का पहन के 2 मुस्लिम लोग वोट डाल दिया करते थे, इस बार भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग बहुत ज्यादा एक्टिव है, और जो नकली वोट डला करता था, फॉल्स वोट, फैब्रिकेटेड डलता था, वो अब रुक गया है। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार भी बनेगी, नरेंद्र भाई मोदी मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, सॉरी, और 400 का आंकड़ा निश्चित हम पार करेंगे। शिवेश प्रताप जी, अब चौथे चरण की तैयारी है, आपके हिसाब से कौन किस पर भारी है? निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता है वर्तमान में देश में, और जिस प्रकार से ये कैंपेन हो रहा है, अगर आप एक दृष्टि डालें यदि चुनाव की तैयारियों से लेकर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना लक्ष्य 400 सीटों का रखा, और कांग्रेस के साथ संपूर्ण विपक्ष सिर्फ इस डिस्कोर्स पर आ गया कि भाजपा 400 जीतेगी या नहीं जीतेगी। कोई भी ये नहीं देख रहा है कि कांग्रेस और उनका जो गठबंधन है वो कितनी सीटें लाएगा। केवल ये चर्चा हो रही है कि भाजपा 400 लाएगी या नहीं लाएगी, और उसकी सरकार 400 पर बनेगी या नहीं बनेगी। तो कुल मिलाकर अगर इस डिस्कोर्स पर देखें हम,
तो यहां पर कहीं ना कहीं भाजपा को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली हुई है, और साथ साथ वोटर भी इस मिजाज को समझ रहा है। यानी जो फ्लोटिंग वोटर होता है, जो ये देखता है कि कौन जीत रहा है और उसका मत उसी की तरफ चला जाता है। जी। फ्लोटर वोटर्स आप जानते हैं अच्छे ढंग से। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक बढ़त जो ले लिया भाजपा ने, उसका लाभ उसको मिलेगा। दूसरी बात, अगर मैं जैसे अभी मतों की बात हो रही है कि लोग वोट कम डाल रहे हैं, उसका मनोविज्ञान समझिए क्या है कि भाजपा का भी व्यक्ति समझ रहा है कि मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और साथ साथ विपक्ष भी यह समझ रहा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो जो प्रो वोटर है और जो कॉन्स वोटर है, दोनों ये समझ रहा है कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस कारण से वोटिंग परसेंटेज जो एक उत्साह होता है, उत्साह देखिए किस लिए होता है, उत्साह सत्ता परिवर्तन का होता है। लेकिन सत्ता को जब कंटिन्यू रखना है, तो इसी कारण से वह उत्साह उतना नहीं दिख रहा। दूसरी बात, जैसे कह रहे कि जैसे योगेंद्र जी ने कहा कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है तो इसलिए सत्तारूढ़ पार्टी को नुकसान होगा और कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप तमिलनाडु की स्थिति देखें, वहां का वोटिंग परसेंटेज देखें, 10 लोकसभा चुनाव से इस बार की लोकसभा चुनाव में लगभग 10% का अंतर वहां पर भी डिप हुआ है। जबकि भारतीय जनता पार्टी वहां पर फाइट में तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आप तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को तो मुख्य विपक्ष नहीं मानते, वहां तो लड़ाई वहां की क्षेत्रीय पार्टियों में है, लेकिन वहां पर भी 10% का डिप आया। तो इस तरह से पूरे देश के अंदर इस तरह का जो डिप आया, मुझे लगता है कि एक साइकोलॉजिकल जो एक बढ़त भाजपा को मिल गई, पक्ष से भी मिल गई है, विपक्ष से भी मिल गई है। नहीं, ये साइकोलॉजिकल बढ़त की बात आप कर रहे हैं, ये अपनी जगह है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जैसे विपक्ष की तरफ से रोजगार का मुद्दा उठाया जा रहा है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, रोजगार के अवसर नहीं मिल पाए, या फिर महंगाई को इशू बनाने की कोशिश की गई है, ये कितना इफेक्टिव हो सकते हैं? देखिए, जैसा कि अगर मैं बात करूं रोजगार या अन्य जो भी विषय इस प्रकार के विपक्ष के द्वारा उठाए गए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, आप देखिए दोनों, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया और भाजपा का मैनिफेस्टो आया। भाजपा एक तरफ अपने पिछले 10 साल की जो नीतियां हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए उसका एक्सपेंशन कर रही है, और या फिर उसमें अन्य और लोगों का समावेशन कर रही है। जैसे बुजुर्गों को उसने कुछ लाभ देने की बात कही है, उसने बात की है लखपति दीदी के अंतर्गत जो है उसने 3 करोड़ महिलाओं की जो है बात की है। तो इस प्रकार से भाजपा आश्वस्त है कि उसकी जो योजनाएं देश के भीतर चल रही हैं उसी को वो एक्सपेंड करेगा। लेकिन कांग्रेस को आप देखिए, कांग्रेस जो है पिछले अपना जो मनमोहन सरकार थी कांग्रेस की, उसकी किसी भी योजना को वह अच्छा मानकर और इस चुनाव में जो है नहीं ले आए। वो हर जगह अपने मैनिफेस्टो में भाजपा का जो अपनी योजनाएं हैं उसी योजनाओं में कुछ उन्होंने चाशनी लगाकर देने की बात करी। तो इस तरह से मैनिफेस्टो के आधार पर यदि देखा जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अंतर्मन में ये मान रही है कि भाजपा की योजनाएं प्रभावी हैं, इसी कारण उसमें चाशनी लगाकर आगे परोस रही है। योगेंद्र भाई क्या जवाब देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जवाब दूंगा कि बीजेपी के हमारे मित्र बड़ी हास्यास्पद बात कर रहे हैं। जब 2019 में 14 में वोट प्रतिशत बढ़ा, तब बीजेपी के नेताओं ने ये कहा कि ये वोट प्रतिशत हमारा है, और अब जब वोट प्रतिशत घट रहा है तो भी ये अपनी ही बात कर रहे हैं कि वोट प्रतिशत इसलिए घट रहा है क्योंकि बीजेपी की सरकार आ रही है। तो ये जो घमंड बीजेपी के नेताओं में है, इस घमंड को 10 साल में जो काम किए नहीं है और जनता जो बेरुखी रवैये से देख रही है भाजपा के नेतागण को, भाजपा का घमंड इस बार के मतदान में 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो भाजपा का घमंड तोड़ने के लायक आएगा। और दूसरी बात, नहीं योगेंद्र भाई, एक सवाल लोगों के मन में पैदा नहीं होगा कि अगर आम जनता के मन में मोदी सरकार के प्रति इतनी नाराजगी है तो फिर विपक्ष को गठबंधन की जरूरत ही क्या पड़ी? क्यों इतने समझौते करने पड़े? खासतौर पर देश की सबसे पुरानी पार्टी बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी के सामने तो कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया। देखिए, चुनाव में हर बार केंद्र के जो चुनाव होते हैं लोकसभा के, उसमें हर एक पार्टियां गठबंधन करती है। भाजपा का भी गठबंधन है और कांग्रेस का भी गठबंधन है। ये आज से नहीं, लंबे समय से होता रहा। ये गठबंधन इंडिया गठबंधन इसलिए बना है कि 10 सालों में बीजेपी के नेताओं ने ईडी, इनकम टैक्स सहित संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके बेवजह विपक्ष को दबाने का काम किया, लोकतंत्र को कुचलने का काम किया। इसलिए विपक्ष के सारे नेता लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के तहत आए हैं। ईडी सीबीआई पर ताला डाल देंगे क्या अगर आप लोग सरकार में आ जाते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, सवाल तो दोहराएंगे आप?
नहीं, ईडी सीबीआई को लेकर इतनी नाराजगी अगर विपक्षी दलों में है तो क्या ये माना जाए कि अगर आप लोग सरकार में आ जाते हैं तो फिर ईडी सीबीआई के दफ्तर पर ताला पड़ जाएगा? देखिए, नाराजगी तो 10 साल से जनता को है। महंगाई, बेरोजगारी, जवान किसान, लोकतंत्र खतरे में आ गया। विपक्ष की आप आवाज दबाना चाहते हैं, बिना विपक्ष का लोकतंत्र चलेगा कैसे? अरे कहां, तो ये योगेंद्र भाई तो दोनों हमारे बातें मंच पर ऊपर खूब इंडिया दहाड़ रहे हैं, गठबंधन बना आप है। कह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पे आप बताइए ना, बीजेपी के किसी नेता पर ईडी इनकम टैक्स का छापा पड़ा क्या? सारे विपक्ष के नेताओं को आप बेवजह गिरफ्तार कर रहे हैं, और सर्वोच्च न्यायालय में जब वो मामला जाता तो उन्हें बेल मिलती है। नहीं तो आप मान रहे हैं कि चुनाव विपक्षी में- दलों में ही भ्रष्ट नेताओं की जमात है क्या? तो भ्रष्ट नेताओं के जमात की आप बात कर रहे हैं बीजेपी वाले। मोदी जी और शाह जी ने अपने चुनावी मंच से जिन नेताओं को भ्रष्ट कहा, जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज थे, उन नेताओं ने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की, आपने उनको क्लीन चिट दे दी। जब तो तक ये आपके दोहरा साथ थे रवैया तब तक आप भी उनको हरिश्चंद्र बता रहे थे, अब आप भी उन पर सवाल खड़े करने लग गए। बिल्कुल नहीं, हमारे साथ जो नेता थे उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई भ्रष्ट है, हैं। अगर गलत कार्रवाई हुई तो हमने जरूर प्रोटेक्ट किया अजित है। पवार भ्रष्ट हैं, अगर आप जिनकी ओर इशारा करना चाह रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी भ्रष्ट हैं, आप कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जिनके ऊपर आरोप बीजेपी लगा रही है, जिनके ऊपर सत्ता में होते हुए बीजेपी और उनकी संवैधानिक संस्थाओं मैं तो ने ये कांग्रेस आरोप का लगाए, स्टैंड जानना चाह रहा हूं ना उसमें सर लगाए आपसे। हैं। क्या कांग्रेस तो की जब वो नजर में बीजेपी ये सारे ज्वाइन अजित करेंगे, पवार तो हो आप गए आरोप या हिमंता बिस्वा शर्मा हो गए, ये तमाम नेता जो पार्टी छोड़कर गए बीजेपी में, वो सब भ्रष्टाचारी थे? देखिए, मोदी जी और शाह जी मंच से उनको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, जांच एजेंसियों के वे सबूत पेश कर रहे हैं, तो उनके पास क्या इनपुट है? अरे अब तो और आप जब भी कह रहे हैं ना, इनपुट है और वो आप बीजेपी उधर ज्वाइन इशारा तो करते हैं, उन्हें इसीलिए मैं आप जानना कैसे चाह दे रहा हूं सकते आपसे। हैं? चल रहा है ना। योगेंद्र जी। हाँ, आवाज आ रही है, बताएं। जी, अब आप लोग भी उन्हें भ्रष्टाचारी और चोर बताने लग गए ना, इसलिए पूछ रहा हूं। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जो सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे हैं, वो जब उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, फिर उन्हें जब भाजपा ज्वाइन करवा दी जाती है तो क्लीन चिट क्यों देते हैं? या तो उस समय वो भ्रष्टाचारी नहीं थे, या वो अब नहीं है। तो इसका जवाब तो भाजपा वाले देंगे ना। नहीं तो हम तो उन ये पर से कह कोई रहे हैं कि भाजपा ज्वाइन करने के बाद क्लोजर ये रिपोर्ट clean लग chit गई, और केस washing बंद machine हो गए, में ऐसी कोई उनके जो जानकारी आपके नेता पास? आते हैं, इनका क्या रवैया? योगेंद्र भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जिन नेताओं पर आरोप हैं, भले ही आज भारतीय जनता पार्टी में आ गए, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी लॉन्ड्री है जहां पर सारे दाग धुल जाते हैं, तो क्या उन पर से सारे मुकदमे हटा लिए गए, केस बंद कर दिया गया, ऐसा कुछ? देखिए, दो बातें हैं, या तो वो नेता भ्रष्ट नहीं थे, या वो नेता भ्रष्ट थे तो बीजेपी क्लीन चिट देने वाली होती कौन? ये काम संवैधानिक संस्थाएं बिना केंद्र नहीं सरकार तो के जांच दबाव कर में, वो तो जांच चल रही है ना। नहीं, जांच में आप क्लीन चिट दे रहे हैं उन नेताओं को जिनके ऊपर मोदी जी, अमित शाह जी आरोप लगा रहे थे। अरे कल आज तक तो उनके अरविंद आरोप केजरीवाल को लगा आप लोग भ्रष्टाचारी बता रहे थे, लेकिन आज क्लीन चिट आप भी दे रहे हैं। अक्षय क्लीन सर, चिट तो मेरे को न्यायालय अगला मौका देगा दे। मैं आ रहा हूं शिव जी। योगेंद्र भाई क्लीन बताइए चिट ना। तो न्यायालय देगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आरोपी है किसी भी दल का हो, हाँ। उसके ऊपर आप स्वतंत्र जांच कीजिए। जांच करने के बाद बिना दबाव के कोर्ट में मामला चलने दीजिए, कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, शिवेश जी कुछ अरविंद कहना चाह रहे थे, फिर मैं केजरीवाल- भारत गौर जी आपके पास आ रहा हूं। हाँ शिवेश भाई, अपनी बात पूरी कीजिए। भारत जी कुछ बोलना चाहते थे। जी जी हाँ, भारत जी। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने किसी का भी केस विड्रॉ नहीं किया है। जो लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं उनकी योग्यता को विपक्षी दलों ने कुचला है। इच्छा से वो लोग आए हैं जो वंदे मातरम बोलने में, जय बोलने में गर्व महसूस करते हैं, जो भारत माता की जय बोलने में गर्व महसूस करते हैं, जो देखते हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के नहीं खड़े हैं। इन लोगों ने तो कई ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जो बोलते थे अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो, मैं इन चीजों में नहीं जाना चाहता। इनके पार्टी के नेता का एक ही सिद्धांत है, मैं, मेरा और मुझे। और यहाँ मोदी जी बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप ये देखिए, मोदी जी का गुजरात का टेन्योर मुख्यमंत्री के रूप में और 10 वर्षों का प्रधानमंत्री के रूप में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की बात हुई है, ड्रोन दीदी बनाने की बात हुई है। अब तक के जो भी हमारा मैनिफेस्टो था उसमें 97% 2014 वाले के वादे पूरे कर दिए और 98 साढ़े 98% हमने 2019 के वादे पूरे किए। अभी जो हमारा मैनिफेस्टो है वो देश को जोड़ने वाला है, देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए नहीं है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई, 35A हटाई और जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। आज वहां स्कूल और कॉलेज खुले हुए हैं, कई दशकों के बाद खुले हैं। आज वहां सिनेमा घर खुले हैं। आज लाल चौक पे आप गर्व के साथ तिरंगा फहरा सकते हो। आज पाकिस्तान को घर में
घुस के मारने का काम करते हैं मोदी जी के नेतृत्व में। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे डोकलाम में चीन को मात देने की बात हो। आज विश्व ये देख रहा है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आज दो देशों में युद्ध होता है, रशिया यूक्रेन में या कहीं और, केरला की नर्सें अगर फंसती हैं तो भी, और हमारे विद्यार्थी मेडिकल वाले फंसते हैं तो भी, उनको सुरक्षित आज मोदी जी का विश्व ये सम्मान करता है कि पुतिन जी को और यूक्रेन को दोनों को फोन करके युद्ध विराम कराकर अपने देश के एक एक नागरिक को वापस लाने का काम करते हैं। चले, यानी आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही जनता एक बार फिर विश्वास करेगी क्योंकि उन्होंने काम किए हैं, लेकिन विपक्ष इन दावों से सहमत नहीं है। मैं योगेंद्र भाई आपके पास आऊंगा। क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उन्होंने प्रत्याशी बदलकर खुद कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने का जो निर्णय किया है, क्या अपनी पत्नी डिंपल यादव की हार का बदला वो ले पाएंगे इस बार? क्या आसार आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो कन्नौज सीट है लंबे समय से 98 से समाजवादी पार्टी के पास ही रही। इस बार वहां वे स्वयं उम्मीदवार है। और जो उत्तर प्रदेश में 5 सालों में राज्य स्तर पर जो भावनाएं भड़की हो या जो काम नहीं हुए हैं, उन वायदों को लेकर कन्नौज सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज भी आप देख सकते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बता रही है कि महिलाओं पर अत्याचार प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। वहां योगी जी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है। कड़ी से कड़ी चुनने के बाद भी उत्तर प्रदेश की जनता को वो विकास नहीं मिल रहा है जो संविधान के तहत उनको विकास मिलना चाहिए। अब कन्नौज की सीट पे वो चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पे जनता उनके साथ है और वो कन्नौज की सीट जीतेंगे। नहीं, उससे पहले इस बात पर तो कम से कम आप दाद देंगे ना कि अखिलेश यादव ने हिम्मत जुटाकर खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया। राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली शिफ्ट हो गए, उनको अंदेशा था क्या कुछ गड़बड़ होने का? देखिए, हिम्मत जुटाने वाली बात नहीं है। पार्टियां फैसला करती है, पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है किसी भी दल का, वो फैसला करता है किस नेता को कहां से चुनाव लड़वाना चाहिए। मोदी जी भी 2 जगह चुनाव लड़े हैं, राहुल गांधी जी ने भी लड़ा, समाजवादी पार्टी ने भी लड़ा, बसपा ने भी लड़ा, सारे राजनीतिक दल ने, इतिहास में आप उठा के देख लीजिए, पर हर बार 2 जगह से कहीं चुनाव लड़ा, कहीं 1 जगह से लड़ा। और कहां से किसको कहां उम्मीदवार बनाना, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है पार्टी का। मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि बीजेपी के साथी प्रवक्ता ने हमें ये बताया कि हमारे घोषणा पत्र जो 2014 का था, 97% हमने काम किए। उनसे मैं पूछना चाहूंगा, 2022 में किसानों की आय दुगनी करने वाले थे, क्या 2024 तक आय दुगनी हुई? क्या एमएसपी का कानून बना? क्या आप तो किसानों के लिए वो 3 काले कानून लेके आ गए जिससे 1000 किसान शहीद हो गए थे। नहीं, उस पर तो 19 में इलेक्शन में रिजल्ट भी सामने आ चुका है। नाराजगी की बात अगर आप कर रहे हैं, हम मौजूदा परिस्थिति की अगर बात कर रहे हैं, कन्नौज सीट को लेकर भी खासतौर पर जिक्र कर रहे हैं। शिवेश भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी जिस अंदाज में कन्नौज में नजर आए थे, अखिलेश यादव के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और उन्हें बड़े दावे से कहा कि अब बब्बर शेर हम मिलकर शिकार कर रहे हैं, तो इस कितना अखिलेश यादव को बेनिफिट मिलता आपको दिख रहा है कि राहुल गांधी ने जो प्रचार किया है, या फिर रिटर्न गिफ्ट के तौर पर चाहते हैं कि अब अखिलेश यादव भी रायबरेली आकर उनके लिए प्रचार करें? देखिए, ये जो दोनों लोगों का संयुक्त रूप से प्रयास है, अगर आप 2019 के चुनाव को देखें तो सुब्रत जी ने मात्र 12,000 वोट के मार्जिन से डिंपल यादव को हराया था। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि यदि वो वहां पर आते हैं तो ये उनकी सीट सुरक्षित निकल जाएगी। ऐसा एक भय उनके अंदर भी है और उनको लगता है थोड़ा सा इसमें ताकत लगाएंगे तो आ जाएगी। बाकी अगर आप देखिए तो मतलब अभी जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार है, जितना सक्रिय केंद्र में मोदी सरकार है उतनी ही सक्रिय प्रदेश में योगी सरकार है। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने बिना किसी पक्षपात के, यदि आप देखिए कन्नौज के अंदर भी विकास का जिस तरह से योजनाएं हुई हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं सुब्रत पाठक जी के द्वारा जिस तरह से वहां पे हुई और बिना किसी पक्षपात के, ऐसा नहीं माना जाता कि वो कोई भी समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं है, कोई बसपा का गढ़ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। विकास की चीजें हर जगह जा रही हैं और इस कारण से जो शिक्षित समाज है अब जागरूक हो चुका है, मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, वह भी ये समझता है कि देखिए केंद्र में मोदी सरकार है और जिस प्रकार से विकास की योजनाएं आती हैं, जिस प्रकार से नितिन गडकरी जी ने अभी देखिए 3300 करोड़ रुपए की जो राजमार्गों का वो हुआ था, तो कानपुर अलीगढ़ रोड से जो एक रोड 4 लेन की रोड निकाली गई है, उससे एक बहुत बड़ा जो है परिवर्तन और
ease into the business of perfume in Kannauj, वो नहीं, उसके लिए विपक्ष बहुत के बड़ा इन सबूत दावों है। पर आम जनता पर क्या असर पड़ेगा कि जैसे वो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने जो घोषणा पत्र में संकल्प पत्र जिसको बीजेपी कहती है, जो वादे जी। किए थे वो वादे पूरे नहीं किए, और बीजेपी दावा करे कि हमने 97% वादे पूरे कर दिए हैं, तो इन सब का प्रभाव पड़ता है क्या एक आम वोटर के मन में? बिल्कुल पड़ता है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हर वोटर देख रहा है, और जिस तरह से गांव गांव में भाजपा की योजनाओं का लाभ पहुंचा है, हर घर नल या प्रधानमंत्री आवास या उज्ज्वला योजना या जो बिजली की जो विद्युतीय सुधार हुए हैं, इस तरह से जो योजनाएं एक आम आदमी के जीवन में परिवर्तन ला रहा है, तो उसको भी ये लगता है कि किस प्रकार से इन योजनाओं का लाभ उसे मिला, उसके जीवन स्तर में सुधार आया। और इस कारण से देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो विजय हुई है, पीछे 2 विक्ट्रीज और तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं, उसके पीछे रीजनेबली जस्टिफाइड कारण है उसके। और वो कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की जो योजना ठीक है, नहीं ये तो अभी भविष्यवाणी हो गई कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर सरकार बनाने जा रहे नरेंद्र मोदी, नतीजों का तो कम से कम इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन भारत गौर साहब, एक अभी चीज नतीजों की जहां तक बात है, तो मैं आपको बताऊं, अभी आपने भी सुना होगा, अमित शाह जी ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा है कि जो ये जितने भी चुनाव हुए हैं, 190 सीटें, उन्होंने ये चीज मंच से कही है कि 190 सीटें भारतीय जनता पार्टी की सिक्योर हो गई हैं। इसका अर्थ यह है कि अभी तक के चुनाव में आधा जो लक्ष्य है भाजपा का, वो उन्होंने पूर्ण कर लिया है। नहीं, ये दावे तो इंडिया ब्लॉक भी कर रहा है, ये दावे तो इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी किए जा रहे हैं कि सफाया हो गया 3 चरणों में। लेकिन भारत गौर साहब, जो कन्नौज का जिक्र हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सुब्रत पाठक साहब पर एक बार फिर भरोसा जाहिर किया। क्या इस बार आपको लग रहा है कि बहुत कड़ी चुनौती रहेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी और अखिलेश भैया भी लड़ रहे हैं और भाभी डिंपल यादव भी लड़ रही हैं, और उनके जितने भतीजे भांजे हैं, 8-10 सीटों पे तो उनके परिवार के लोग लड़ रहे हैं। वो उनकी पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। समाज के लोगों को लड़ाते ना, या परिवारवादी पार्टी है, परिवार के लोगों को लड़ा रहे हैं। और मेरे मित्र ने बोला, योगेंद्र जी ने, कि प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 9 संस्थानों में 10% का दिया। प्रधानमंत्री सुनिधि योजना के तहत 55 लाख रेडी पटरी वालों को ऋण दिया। किसान विकास योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को 6,000 रुपए की डायरेक्ट अकाउंट बैंक में ट्रांसफर की गई राशि, उनकी सम्मान राशि, सहायता राशि उनको दी गई। और मेरे मित्र ने प्रश्न उठाया कि एमएसपी का, गेहूं में एमएसपी 63.5% बढ़ी और धान में 66% बढ़ी। इसके अलावा पहले यूरिया ब्लैक हो जाता था, नीम कोटेड यूरिया देने का काम किया किसानों को। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का लोन किसानों को दिया गया। 4 करोड़ से ज्यादा किसानों ने लोन लिया। 77,595 करोड़ की लगभग 99 सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत हो गई। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, किसानों को लाभ मिल रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान को सॉइल कार्ड योजना, कि कौन सी फसल वो उगाएंगे तो उनके लिए क्या लाभकारी रहेगा। डिजिटल, आज की डेट में देश के हर गांव को डिजिटल के माध्यम से जोड़ दिया, कंप्यूटर के माध्यम से, बिजली के माध्यम से जोड़ दिया, सड़क के माध्यम से जोड़ दिया। इनके पास जवाब है। आप ये तो बताएं, समाजवादी का बनेगा क्या प्रधानमंत्री, या कांग्रेस का बनेगा, या ममता बनर्जी बनेंगी, या केजरीवाल बनेगा, या राहुल गांधी बनेंगे? ये अपने कैंडिडेट का तो नाम अनाउंस करे। लेट्स बी फेयर। हमें जनता को, देश की जनता को ये बताना पड़ेगा कि कौन प्रधानमंत्री बन रहा है। चले, आप ये दावे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भाई अगर हम आ जाएंगे तो हम न्याय देंगे, लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। वो कह रहे हैं गरीब महिलाओं को हम सालाना 1 लाख रुपए की मदद करेंगे, और कानूनी एमएसपी सभी 23 करोड़ फसलों पर हम गारंटी के तौर पर देंगे। योगेंद्र भाई, ये टोटल आंकड़ा एक फाइनल रिएक्शन बड़े संक्षेप में, क्योंकि समय का अभाव है, मैं आपसे एक फाइनल रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। योगेंद्र जी, क्या ये जो घोषणा पत्र में तमाम बड़े वादे किए गए हैं, ये आपको नहीं लगा कि ये एक सब्जबाग दिखाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये मुमकिन है इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी आबादी में? असंभव है, क्योंकि देखिए, जब से न्याय पत्र आया है, मैं शिवेश भाई आऊंगा आपके पास। योगेंद्र सिंह जी, देखिए, भाजपा के जो भरत गौर जी बात कर रहे हैं, 10 सालों में क्या काम किया सब जनता देख रही है। आप आर्थिक आधार पे ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस जो 10% आरक्षण है, उसमें कितनी विसंगतियां, उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है जनता को। उसकी विसंगतियां अगर आपकी सरकार दूर करती तो जनता को उसका फायदा मिलता। दूसरी बात ये कर रहे हैं किसान सम्मान निधि की, डीजल क्या भाव है,
एक किसान ट्रैक्टर चला के कितने लीटर डीजल की खपत करता है? चले आप ठीक है, यानी कि 6,000 वही साल तेरा के दे वादा रहे हैं मेरा और वादा वाली 60,000 स्थिति रुपए अभी भी बनी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जाएगा, माफी चाहूंगा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि समय का अभाव है, चर्चा के समापन का वक्त है। कुल मिलाकर ये जरूर कहा जाएगा कि चौथे चरण का चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। दावे सभी को करने का अधिकार है, लोकतंत्र में कोई भी दावा करता घूमे, लेकिन असली जो कहते हैं कि जो असली परीक्षा पास करनी पड़ती है उसमें जो एग्जामिनर होता है वो तय करता है कि किसने कितनी अच्छी कॉपी लिखी है और उसी के आधार पर उसके अंक तय होते हैं और इसी हिसाब से रिजल्ट भी आता है। समय का अभाव है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ बड़ी बहस में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।